स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए याकूतपुरा के जो कैंडिडेट है अमजुल्ला खान, मजलिस बचाओ तहरीक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इनसे बात करेंगे कि सर किस तरह से चुनावी माहौल को देख रहे। कह रहे कि ये ओवैसी का गढ़ है, यहाँ कोई हराने वाला नहीं है उसको। देखिए, ऐसा है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक होता है जी और यहाँ पर हैदराबाद का ओल्ड सिटी का इलेक्शन अलग होता है। यहाँ पर यह है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद पार्लियामेंट के जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 से 25 हज़ार बोगस, डुप्लीकेट, मल्टीपल वोट्स है ये। जी तो बाज़ाब्ता प्रूफ के साथ हम ले जाकर जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, 1 साल पहले, 6 महीने पहले से हम काम करते स्टार्ट किए। तो पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी जो हमारा जीएचएमसी कमिश्नर है और हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये कमीशन, इलेक्शन कमीशन को दिए हम। हाई कोर्ट अप्रोच होते, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होते, इलेक्शन ख़त्म हो जाता, वो बोगस वोट नहीं निकलते। और दूसरा पार्ट, जो इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है, वो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी, एक तो जो ऑफिसर्स इलेक्शन की ड्यूटी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ पर जो है 6 महीने पहले वो उस पुलिस स्टेशन का कौन ऑफिसर रहना, जो पहले से डिसाइड हो जाता। तो कौन डिसाइड करता सर ये? मैं आई एम कमिंग। जी तो वहाँ पर डिसाइड हो जाता। उन्हें क्या करता, अगेंस्ट पार्टी का जो भी कैंडिडेट रहता उसको घर से नहीं निकलने देते, उसको ना मीटिंग करने का परमिशन, ना उसको पदयात्रा का परमिशन। पोलिंग के दिन हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हैदराबाद में कैंडिडेट अरेस्ट हो जाता, उसका इलेक्शन एजेंट अरेस्ट हो जाता, पोलिंग एजेंट को मार के 11 बजे बाहर निकाल देते। पूरे इंडिया में पोलिंग जो है 5 बजे या 6 बजे बंद हो जाती। जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ 6 बजे तक चलती पोलिंग, जो सदर्न यानी वेदर के हिसाब से। लेकिन हमारे हैदराबाद में रात में 8 बजे तक भी पोलिंग चलती। अब आप बोलिए कैसा चलती? तो 5 बजने के लिए 10 मिनट रहते, एक 200 औरतों को लाके उसके अंदर छोड़ देते, बाहर से गेट लगा देते, पुलिस वाले बाहर ठहर जाते, वो लोगों को अंदर भिजाते। एक्चुअल पोलिंग हमारी जो हैदराबाद की होती, पब्लिक हैज़ लास्ट इंटरेस्ट इन द पोलिंग, यानी अरे भाई किसको भी वोट दियो, वही लोग जीत रहे हैं बोल के पब्लिक का। एक ज़माना ऐसा था जब मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब एमएलए थे, ही वॉज 29 ईयर्स एमएलए। तो हमारे यहाँ पर जो है पोलिंग परसेंटेज बस 90% और 95%। आज वो हैदराबाद पार्लियामेंट का पोलिंग परसेंटेज इट्स नॉट इंक्रीजिंग मोर देन 15%। आप सुबह 7 बजे से दिन में 1 बजे तक देखिए, पोलिंग परसेंटेज विल बी ओनली 7% to 8%। 10 बजे से 3 बजे तक देखिए, द पोलिंग परसेंटेज विल बी राउंड अबाउट 15 to 20%। अचानक जो 3 बजे से, यानी आप जो 3 बजे से देखेंगे, 3 बजे से 5 बजे तक जो है अचानक पोलिंग परसेंटेज 30% एक्सेस हो जाता। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो रहता है पूरे स्टेट का बड़ा, उन्हें 5 बजे जो है, लास्ट टाइम हैदराबाद पार्लियामेंट का उन्हें ऐलान किया था कि 30% पोलिंग हुई हैदराबाद पार्लियामेंट में बोल के, शाम को 7 बजे उन्हें फिर ऐलान किया कि इट इज़ 38% बोल के। अचानक 8% कैसा बढ़ गया? सारे अखबारात में ये न्यूज़ आई कि अचानक। फिर दूसरे दिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक स्टेटमेंट आता कि हैदराबाद पार्लियामेंट का 48% पोलिंग परसेंटेज हो गया। लेकिन सर आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ डर का माहौल है, खौफ डर का नहीं है, माहौल। माल प्रैक्टिसेस। डर कोई किसी से डरता नहीं, यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर जो है, जो पुलिस ऑफिसर्स है, यानी एक पुलिस स्टेशन को 50 लाख रुपए के करीब में जाते हैं यहाँ पर। और इलेक्शन का जो रिटर्निंग, यानी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी से लेके जो मामूली सी जो रिटर्निंग ऑफिसर बोलिए, या जो फील्ड पे जो इलेक्शन का जो है, आप बताइए कि आप शहर में जाके देखिए कि फ्लेक्स बैनर्स आर बैंड बाय द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। कितने आप देखेंगे, हम सी विगिल में कई केसेस में कंप्लेंट कर रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे बैनर्स है, इलेक्ट्रिक के जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे इलेक्शन के बैनर्स है। आप कोई निकालने वाला नहीं है। सिर्फ कानून किस पे लागू होता? दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट एमआईएम, उनके ऊपर कानून लागू होता। अब जैसा 10 बजे हमारा मीटिंग है, हम 5 मिनट पहले बंद कर देते, उनका आप मीटिंग जाके देखिए 10-10 तक, 10-20 तक चलते रहता, तो पुलिस वाले रुकाते नहीं। तो यहाँ पर यह है कि जो एमआईएम की लीडरशिप है, यहाँ पर एआईएमआईएम की लीडरशिप, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी पार्टी इन पावर है,
वेदर इट इज़ कांग्रेस और नाउ प्रेजेंट बीआरएस, ये लोग उनका हिस्सा रहते। उनका इनका क्या माहदा रहता कि पूरे स्टेट में हम मुस्लिम वोट में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हैदराबाद में हमको डिस्टर्ब नहीं करना। एक चीज़, अब कुछ ऑफिसर्स ऐसे रहते हैं जो गवर्नमेंट की भी नहीं सुनते, तो उनको क्या करते ये लोग, लैंड बिजनेस में उनके बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में फ्री में पढ़ा के, तो वैसे लोगों को पूरा इलेक्शन का सिस्टम हमारे का करप्ट है। अब आप देखिए, हम कई दिन से ये बोल रहे हैं कि साहब आप जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ को या बीएसएफ को, या जैसा दूसरे वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर में हो रहा, बिहार में हो रहा, यूपी में हो रहा, यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर जो एरिया का इंस्पेक्टर रहता उन्हें किंग रहता, उन्हें किंग। बाद आफ्ता एक लिस्ट बनती हमारे एमबीटी के कौन कौन वर्कर्स है। अब आप एक शरीफ घर के आप स्टूडेंट हैं, आप आज आप मेरे से हाथ मिलाए, कल सुबह में आपके घर पे अगर कोई कांस्टेबल आके बुला के इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं आपको, पूरा घर परेशान हो जाता, आपका माँ बाप परेशान हो जाते। गैर ज़रूरी लेके जाके एक जिसका 70 का चालान नहीं है पिछले 5 साल में रिकॉर्ड, उसको लेके जाके बॉन्ड ओवर बोलते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड ओवर सिस्टम है। एक कलेक्टर का लेके जाके मैजिस्टेरियल पावर्स रहते हैं उसको, आरडीओ को, उसको बॉन्ड ओवर करते हैं कि तुम जो है पोलिंग के दिन बाहर दिखे तो हम तुम्हारे को 1 लाख रुपए चालान मारेंगे। तो द एंटायर सिस्टम इज करप्ट हियर, फ्रॉम द वोटर लिस्ट, फ्रॉम द ऑफिशियल मशीनरी। अब आप मोदी को चैलेंज करो, आप राहुल गांधी को चैलेंज करो, अब इन्हों जो है पूरा इलेक्शन। और एक चीज़ क्या है, हमारे कने जो इलेक्शन होता है ये इशू बेस्ड इलेक्शन नहीं होता हमारे कने, यानी आपका क्या मुद्दा है। लेकिन आप सर, जो जिस तरह से ओवैसी साहब पूरे देश में घूमते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद का विकास देखो उसके बाद वोट करो, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ डरा के धमका के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ज़बरदस्ती वोट डलवाए जा रहे हैं। आप भी हैदराबाद में आए हुए हैं, मैं जी। कल हमारे 1-2 लड़कों को साथ में देता हूँ, जी। आप पूरा विकास देखिए। यहाँ पर बारिश होते पूरा आधा हैदराबाद, मेजॉरिटी ऑफ द हैदराबाद डूब जाता बारिश होते ही। आज पूरे तेलंगाना में मेट्रो ट्रेन आ रहा, आप हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं आ रहा। असदुद्दीन ओवैसी वही जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते जो उन्होंने सिर्फ आज तक वालों को इंटरव्यू देते, या इंडिया टीवी, यानी पहले से स्टीरियोटाइप जैसा मोदी साहब इंटरव्यू देते। मोदी विल नेवर फेस ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी साहब जैसा स्टीरियोटाइप इंटरव्यू रहता उनका, असदुद्दीन ओवैसी का भी वही रहता। पहले से डिसाइड रहता कि कौन सा आदमी क्या सवाल करेंगे प्रेस वाला। वो या तो एएनआई को इंटरव्यू देते, या तो टाइम्स नाउ चैनल को। अब ये इलेक्शन चल रहा तो डेली एक नेशनल वाले आ रहे हैं हमारे कने, उनको एक एक इंटरव्यू पे 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करते। वो रिपोर्टर को लाके ताज फलकनुमा पैलेस में रुकाते और उसको जो है आने जाने का टिकट देते। बहरहाल उसमें भी एक फिर एक बड़ा खर्चा है। और वो रिपोर्टर, चाहे वो अंजना ओम कश्यप रहने दीजिए, यू नेम इट, एनी रिपोर्टर, उनको वही सवाल करते जो वो चाहते। तो अब आप बताइए वो कहाँ से फिर के डेवलपमेंट देखेंगे उन्होंने। उमन ऐसा होता दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर भी इलेक्शन हो रही, दोनों कैंडिडेट से नेशनल मीडिया बात करता, बात करके क्या करते। अब आप देखिए यहाँ पर जब इतना डेवलपमेंट आया, मैं एक एक आपको सेक्टर में बात करूँगा, आप मेरी स्पीच सुने होंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे कने जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरा स्कूल्स का जाल बिछा दिया उन्हें, हमारे सीएम साहब वो आज तक नहीं कर सके। लेकिन ओवैसी साहब तो दावा कर रहे हैं कि देखिए हैदराबाद में हमने कितने बड़े बड़े स्कूल बनाए, मैं कॉलेज बता बनाए। रहा हूँ ना, आप बताइए, देखिए स्कूल और हॉस्पिटल जो इन्हों बनाए, वो जो है उन्होंने अपना ओन बिजनेस है। वो अकबरुद्दीन ओवैसी उन्होंने ऐलान किए कि ये जो कॉलेज है और ये जो मैं बनाया हूँ KG to PG, इट्स फॉर माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के लिए बनाया हूँ और मैं इसमें फ्री तालीम दे रहा हूँ। जिस वक्त ये हॉस्पिटल स्टार्टिंग में बन रहा था, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भी ऐसी स्पीच देते थे, ये कौम का दवाखाना रहेगा, यहाँ पर फ्री इलाज होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बाद में एक कॉरपोरेट स्टाइल है, ये पहले बोलना फ्री, फिर बाद में बोलना 30%, फिर बाद में बोलना 50%। आज उनका हॉस्पिटल है ना, असरा हॉस्पिटल, आप जाइए वहाँ पर मेरे कने इतने बिल्स रखे हुए हैं उनके हॉस्पिटल के, जो कोविड में गरीब मुसलमानों को लाखों रुपए बिलिंग लिए उन्होंने। तो आप यू आर ए कॉरपोरेट स्टाइल यू आर वर्किंग भाई, जैसा अंबानी और अदानी जैसा काम कर रही फैक्ट्रीज डाल के, तो वो ये भी एक मेडिकल इंडस्ट्री डाल लिए। मेडिकल कॉलेज है, कोई गरीब रिक्शे वाला ऑटो वाले का बच्चा उसमें नहीं पढ़ सकता मेरिट की बुनियाद पे अगर वो पास हो रहा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई गरीब जाके डायलिसिस फ्री नहीं करा सकता, कोई स्कीम ही नहीं है। आपके बिहार में बैठ के उन्होंने बोल रहे हैं मैं 500 रुपये में डिलीवरी करा रहा हूँ बोल के, यहाँ पूरे लोग मजाक हो रहा। अरे मर गए तो उसका मुर्दा नहीं देते साहब, अगर ये 2 मिनट मर गए तो जो है उसकी बॉडी नहीं देते, उसकी मर गए तो कई यहाँ के हमारे केसेस है
कि 48 आवर्स तक बारकस के या चंद्रायन गुट्टे के लोग इससे पहले मर गए थे, बॉडी नहीं देते, बिल पेमेंट फ्री में इलाज हो रहा है वैसे हॉस्पिटल में। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप फिरिए घूमिए, पूरे आवाम से राय लीजिए आप। हाँ। कम से कम मिलर टाइम्स में वो हिम्मत है कि वो दिल्ली से निकल के हैदराबाद तक आए और हैदराबाद के एक्चुअल मसाइल क्या है यहाँ पर क्या। भाई अब आप मोदी को ठहर के, यानी अब आप देखिए कि बड़ा गोश्त खाएंगे अकबर भाई को लाएंगे, क्या ये नारा है? बोलिए आप, मुसलमानों का मुद्दा है क्या? बताइए आप। मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है मजलिस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़ा गोश्त खाएंगे हाँ, अकबर भाई को लाएंगे, हाँ, ये जुमला आप बताइए। अगर ये और नेशनल मीडिया वो जुमले को हाईलाइट करता, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, फिर एक दिन असदुद्दीन ओवैसी बोलते कि मेरे गले पे छुरी भी रख दिए तो मैं जो है भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अरे भाई आपको कौन बोल रहा, आपको कौन पूछ रहा बोलो बोल के? आप जो है क्यों रिएक्शन दे रहे हैं उनको? आपको इतना अगर गुस्सा है तो गोशा महल में राजा सिंह है, वो इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया, सरकार नबी की शान में गुस्ताखी किया, आप उसके खिलाफ में कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाते साहब? बताइए आप। जो पार्लियामेंट, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ हैदराबाद पार्लियामेंट। राजा आपका जो दारुसलाम है वो राजा सिंह वहाँ का एमएलए है, कभी उसको हराने की आप कोशिश नहीं करते आप। तो बहरहाल देर इज समवे मैच फिक्सिंग है। एक तरफ रूलिंग पार्टी के एजेंट बन के रहो, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को आप बताइए। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मोहम्मद खदीर बोल के एक नामी लड़के को जो है मेदक पुलिस स्टेशन में टॉर्चर करके मार दिया गया। आप सुने कभी असदुद्दीन ओवैसी वो मसला उठाए? बोल के आप देखिए कहीं हिंदुस्तान में हुआ ऐसा आज तक? बताइए कि जुडिशियल कस्टडी में जो है लोग, उनको पुलिस ले जाकर एनकाउंटर कर दी, जो आलेर एनकाउंटर के नाम से मशहूर है। आज जो है वो एनकाउंटर होके 9 साल हो रहा, उनके विरसा को आज तक इंसाफ नहीं मिला। एनएचआरसी की रिपोर्ट है उसके अंदर। ये अमजदुल्ला खां जाके एनएचआरसी का दरवाज़ा खटखटाया तो इन्वेस्टिगेशन करके 1 साल के बाद में उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आके आज 3 साल हो गया कि द आलेर एनकाउंटर में जो 5 मुस्लिम लड़कों को मारे, एक आपका यूपी का भी था आजमगढ़ का लड़का, ये जो 5 लड़कों को मारे, दैट एनकाउंटर वाज फेक। और ये जो पुलिस वाले एनकाउंटर करे उनकी मीडिया वो नहीं बताता। अच्छा, अब उसके बाद में जो है यहाँ पर एक किशन बाग बोल के एक एरिया है, एक मामूली सी वाकया हुआ था आज से 7-8 साल पहले। तो कुछ सरदारजियों का झंडा जला दिए थे, कोई शराबी पी के हुआ था, वो लोग निकल के मुसलमानों पे अटैक करे। फिर उसके बाद में पुलिस फायरिंग करी, 6 लोग मर गए। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, आज तक कोई कमीशन नहीं। एक मुस्तफ़ाउद्दीन बोल के एक लड़का है आर्मी गरेसान में मेहदीपट्टनम में, वो बच्चे के साथ बदफेली करके, उनको आम तोड़ने के लिए अंदर गया तो 2 फौजी बदफेली किए उसको जिंदा जला दिए, उन्हें डाइंग डिक्लेरेशन देके मर गया उन्हें मुस्तफ़ाउद्दीन। वो 2 फौजियों को आज तक गिरफ्तार नहीं करे। सर मुझे एक 2 मिनट और है। आप बताइए, मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ और खातिल बाइज्जत बरी हो गए। ये केसीआर की गवर्नमेंट आज तक अपील पे नहीं गई। वटोली में लोग घर में सो रही, अरे ये विश्व हिंदू परिषद वाले घर को बाहर से बंद करके 6 आदमी को जिंदा जला दिए। एक सर्विस में, आर्मी में उनका लड़का है, चांद साहब नाम था, और 6 महीने की बच्ची से लेके 60 साल के बच्चे को तक निर्मल में जो वाकया हुआ वटोली में, वो खातिल बाइज्जत बरी हो गए। गवर्नमेंट अपील पे नहीं जाती उसके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी, इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। तो आज सारी दुनिया, आप बताइए, यूपी में 110 सीट लड़ रही, राजस्थान में जाके लड़ रही, आपके बंगाल में जाके लड़ रही, आप हैदराबाद से सिकंदराबाद नहीं जा रहे हैं आप यहाँ से। तो इसके क्या मायने हैं बताइए आप। लेकिन सर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, वो कह रहे थे कि ओवैसी साहब के सामने जो भी कैंडिडेट होते हैं वो डरते हैं। आपको डर नहीं लगता कि सर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे, गढ़ है उनका? नहीं, आप ये देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये जुमले को करेक्ट करिए। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जो है वोटर का होता। वोटर की जूती जिसके सर पे उन्हें सिकंदर, अगर सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो। जैसे जिस तरह से मीडिया में चलाया जाता है कि ओवैसी का गढ़ हैदराबाद है। आप अभी मेरी स्पीच सुने ना, तो अवैसी साहब को जाकर एक काम करिए आप, पूरे तेलंगाना के अवाम के ऊपर आप एक बहुत बड़ा एहसान कर देंगे। उनको ये बोलिए कि एमबीटी के अमजदुल्ला खान ने आपको चैलेंज किया है कि आप मिल्लत टाइम्स के ऊपर आ जाइए, दोनों से हम सवाल करेंगे, दोनों जने आप जवाब दीजिए बोल के। आप उनको कल शाम की डेट ले लीजिए, आप जब तक हैदराबाद में हैं। अगर वो हमारे यहाँ चंचल उड़े में आने के लिए डरेंगे तो हम दारुसलाम आने के लिए तैयार है। दोनों बैठ के बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे।
आज 35,00,000 करोड़ का वक्फ प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, पूरा हुकूमत बेच दी। आप जो एयरपोर्ट से आए, आप ये फ्लाइट से आए, जो एयरपोर्ट देखे पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है, वहाँ से 700 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी है। आज वक्फ का दफ्तर जो है हमारा 5 साल से लॉक पड़ा हुआ है। बड़े बड़े हम केसेस हार जा रहे हैं कि हमारा वकील जाके जो वक्फ बोर्ड में जो है वहाँ पर अपना केस नहीं दावा डाल सक रहा उन्हें। तो अब जो डर की बात है, गढ़ किसी का नहीं है, डर किसी का नहीं है। जो बंदा अल्लाह से डरता हो दुनिया की कोई ताकत से नहीं डरता हूँ। सर आपसे आखिरी सवाल है कि आपकी कैसी तैयारी है और आपने जो अपने पार्टी का नाम मजलिस बचाओ तहरीक ये क्यों रखा सर? देखिए, ये ऐसा है कि मेरे वालिद जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने जो है सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के जो वालिद हैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, तो वो तकरीबन 38 ईयर से मिले थे उन्होंने। और ये जो पार्टी है तकरीबन लोगों को जो है ये इंटरवल के बाद की स्टोरी मालूम है, इंटरवल से पहले की नहीं है। AIMIM इज़ नॉट एन अवेसी एंड अवेसी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जमात है, किसी ने बनाया, ये दारुसलाम किसी ने डोनेट किया, ये मेडिकल कॉलेज का परमिशन किसी ने लाया, ये बिल्डिंग किसी ने बनाया। आज आप आके उस पर राज कर रही। अब यहाँ पर जो है बाप बेटे ख्वाजा निज़ामुद्दीन बोलते थे एक ज़माने में, आज जो है बाप बेटे पोतरा नवासा हो गया। तो इसको जो है हमारे वालिद, क्योंकि एक मूवमेंट चला रहे हैं हम लोग, आज पिछले 30 साल से माफिया से लड़ रहे हैं हम लोग माफिया बता रहे सर आप? हाँ, माफिया जैसा अवेसी परिवार, जैसा RSS का परिवार है वो संघ परिवार, ये एक माफिया है, ये भी अवेसी परिवार है। ये आप जो है जाके मातोश्री में इलेक्शन लड़के शिवसेना को हरा दे सकते हैं, आप जाके नागपुर में RSS के खिलाफ में इलेक्शन लड़के हरा दे सकते हैं, आप हैदराबाद में ये अवेसी परिवार के खिलाफ में। अब मैं आपको बोला तो अब हैरत करना, यहाँ पर हमारे कहीं जलसा हो रहा था कुछ दिन पहले, तो मस्जिद में नमाज की टाइमिंग आगे कर दी, यानी जो ईशा की नमाज 8:30 को होना था, अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे 8:30 बजे स्पीच देंगे, तो नमाज को बढ़ा के जो है 10 बजे के बाद में, जलसा ख़त्म होने के बाद में। आप बताइए क्या हिंदुस्तान में कहीं होता है ऐसा, नमाज का टाइमिंग किसी लीडर के लिए आगे बढ़ाते? बताइए। तो यहाँ पर वो सब कुछ होता है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर पूरा इलेक्शन तक रुकिए। अब आप जो लोगों से जो इंटरव्यू ले रही कि वो जो डर और खौफ का माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही लोग डरते जिनका मफाद है उनसे, वही लोग उनको सरेंडर होते जिनसे उनका मफाद है, यानी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तू ये कर मैं ये करता हूँ। तो अब आपके सामने एक डर और खौफ का माहौल बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुला घूमिए। सर ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग है उनसे लड़ना? कब तक लड़ेंगे आप, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं मजलिस बचाओ तहरीक के जरिए? देखिए, हमारी पार्टी बनी 1993 13 अप्रैल को, और पहले जो है हमारे पार्टी में 2 MLA थे, इन्हों एक थे, तो इनकलाब आया, कभी ना कभी इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। तो बराबर हमारा यानी जब तक ये अवेसी परिवार को पूरा MIM से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे हम यहाँ से। ये लोग एक्चुअल दे आर नॉट फ्रॉम तेलंगाना, ये लोग कहीं से माइग्रेट होके आए लोग है। औसा जो कर्नाटका की बस्ती है ना, वहाँ के लोग हैं ये आके यहाँ पर तेलंगाना पे जबरन राज कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए अब इंशाल्लाह जो इनकलाबात की तारीख़ है, आप पढ़िए, आप सालों चलता झगड़ा। हमने हमारे जो आने वाली नस्ल, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता कल मैं रहूँ ना रहूँ, आने वाले नस्ल के लिए हम राह फराहम करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी, पहले तो मैं मिल्लत टाइम्स का शुक्र और हमारे शम्स तबरेज़ खासमी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि वो ख़ुद हैदराबाद आए, यहाँ के हालात देखे, और क्योंकि बेबाकी से आज के दौर में अगर कोई RSS को एक्सपोज कर रहा है और जो RSS का संघ परिवार को एक्सपोज कर रहा है, तो मिल्लत टाइम्स है। मैं दिल की गहराइयों से उनको सलाम करता हूँ। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलिए, ये मैसेज आप उन तक जरूर पहुँचाएगा सर। थैंक यू। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।